नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। भारत में हर साल सैकड़ों लोग वक्त पर अंग ना मिलने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। भारत में अंग प्रत्यारोपण करने की सुविधा अच्छी है, लेकिन यहां अंगदान करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। अगर वैश्विक पटल पर देखें तो अंगदान करने के मामले में भारत दुनिया में बेहद पिछड़ा हुआ देश है। सबसे ज्यादा आबादी के मामले में दूसरे नंबर पर आने वाले भारत में केवल 0.1% लोग ही खुद को अंगदान के लिए रजिस्टर करते हैं, जबकि इसकी तुलना में स्पेन में 35% और अमेरिका में 26% लोग अंगदान करते हैं। देश में हर साल एक अनुमान के मुताबिक 1.5 लाख किडनी की जरूरत होती है, जबकि महज 3,000 किडनी ही मिल पाती हैं। करीब 25,000 नए लिवर के एवज में सिर्फ 800 ही मुहैया हो पाती हैं। वहीं 60 लाख नेत्रहीन लोगों को आंखों की जरूरत है, लेकिन ये आंकड़ा 22,000 से कुछ ही ज्यादा है। इतने ही लोग देख पाते हैं आंख मिलने की वजह से। हमारे देश में संख्या के कम होने के पीछे सही जानकारी का अभाव, धार्मिक मान्यताएं, सांस्कृतिक भ्रांतियां और पूर्वाग्रह जैसे कई कारण हैं। कुछ देशों में अंगदान ऐच्छिक न होकर अनिवार्य भी है। हालांकि भारत में ऐसा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन जागरूकता पैदा करके संख्या को बढ़ाया जा सकता है। अंगदान आज हमारे पास एक तरह से देखें तो एक हथियार के रूप में, जीवन दान के रूप में मौजूद हो सकता है। हमारे पास चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम और सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रगति है। ये एक तरह से देखें तो 20वीं सदी का एक चिकित्सा चमत्कार की तरह ही है, जिसने कई लोगों की जान बचाई है। लेकिन प्रत्यारोपण की संख्या और अंग उपलब्ध होने की जो संख्या है, उसके बीच एक बड़ा अंतर है। आखिर क्या है भारत में अंगदान की स्थिति? क्यों हम तमाम पश्चिमी और एशियाई देशों के मुकाबले काफी पीछे हैं? कैसे देश में अंगदान को बढ़ावा दिया जा सकता है? क्या है इससे जुड़े तथ्य, मिथक और चुनौतियां? इन तमाम मसलों पर विश्व अंगदान दिवस के दिन आज हम चर्चा करेंगे, और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर वासंती रमेश जुड़ी हुई हैं, जो कि फॉर्मर फाउंडर डायरेक्टर हैं नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर वासंती। साथ ही मेरे साथ डॉक्टर मुनीर कौर शाही जुड़ी हुई है, जो कि प्रोग्राम मैनेजर हैं मोहन फाउंडेशन से। डॉक्टर कौर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल चड्ढा, जो कि ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी हैं दधीची देह दान समिति से। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का एक बार फिर से। डॉक्टर वासंती रमेश, पहले मैं आपसे समझूंगी, भारत में बताइए अंगदान की जो स्थिति है वो क्या है? मोटे तौर पर मैंने बताने की कोशिश की है, लेकिन और आंकड़े क्या बताते हैं? क्या स्थिति है भारत में, और इसे बढ़ाए जाने की जरूरत कितनी है आज के समय में? भारत की आबादी हम सब जानते हैं कि 1.4 बिलियन है, और भारत को डायबिटीज़ कैपिटल भी मानते हैं। और डायबिटीज़ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किडनी फेलियर एंड अदर ऑर्गन फेलियर्स की। तो इसी से अनुमान कर सकते हैं कि कितना मरीज़ होंगे जिनको ऑर्गन की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो और कई साल जीवित रह सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी तो बहुत है, और इसके प्रति जो अवेयरनेस देश में है वो हम सबको मिलके बहुत कुछ बढ़ाना आवश्य है, तभी हम ये डिमांड सप्लाई गैप को पूरा कर पाएंगे। 2019 में करीब 750 लोगों ने अंगदान किया, जिसकी वजह से डिजीज़ डोनर और लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट मिलके 12,625 ट्रांसप्लांट हो पाई। लेकिन इसमें 80% की करीब लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट थे, और केवल 1/5 डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट थे। हम WHO 6 रीजन्स जो है इनमें देखेंगे तो केवल सियरो रीजन और अफ्रीकन रीजन में डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट कम है और लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट ज़्यादा है। और जो अमेरिका, यूरोप और वेस्टर्न पैसिफिक रीजन्स हम देखते हैं तो वहाँ सब जगह में डिजीज़ डोनर ट्रांसप्लांट काफ़ी ज़्यादा है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट से। मेरे कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि जो डोनेट कर रहे हैं अपने परिवार के सदस्य को वो ना करें, लेकिन जो किसी वजह से ब्रेन डेड हो गए हो या सर्कुलेटरी डेथ से जहाँ संभव है वहाँ ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऑर्गन डोनेशन हो सकता हो, हम में से हर एक को इसके लिए वॉलंटियर करके आगे आनी चाहिए। सबको प्लेज करना चाहिए, और ना केवल प्लेज करना है, अपने
फैमिली मेंबर्स को बताना ज़रूरी है हमारी इच्छा, ताकि अगर हमें कभी ऐसे ना हो लेकिन ब्रेन डेड स्थिति में हम पहुँचें तो उनको डिसीजन लेने में मदद करें। ठीक है। डॉक्टर मुनीत कुमार कौर शाही, अगर बहुत सारी बातें हैं जो अभी हमें डॉक्टर वसंती ने बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कही, लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट, डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट, ब्रेन डेड, बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो उन्होंने बताए हैं। आम जो लोग हैं उनके नज़रिए से आप थोड़ा सा हमें समझाइए। सबसे पहले बताइए, जब हम अंग प्रत्यारोपण की बात करते हैं, अंग दान की बात करते हैं, तो अंगदान है क्या, किन किन अंगों का दान किया जा सकता है, और अंगदान भी क्या अलग अलग तरह का होता है, अलग अलग प्रकार का होता है? तो अंगदान, जैसे डॉक्टर वसंती रमेश ने बताया है कि हम दो टाइप में बोल सकते हैं। एक है लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट और दूसरा बोलते हैं हम डिसीज डोनर ट्रांसप्लांट। तो लिविंग डोनर का मतलब ये है कि कोई ज़िंदा आदमी अगर अपना ज़िंदा रहते हुए किसी को अगर वो अपने अंग देना चाहता है तो वो दे सकता है। लेकिन हमारा एक ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 है। सो उसके तय में ये बताया गया है कि अगर एक ज़िंदा आदमी किसी दूसरे ज़िंदा आदमी को दे सकता है तो कौन कौन दे सकता है, क्या दे सकता है और किस स्थिति में दे सकता है। तो इसमें जैसे है पेरेंट्स हो गए हैं, माँ बाप हैं, या आपके भाई बहन हैं, बच्चे हैं 18 साल से ऊपर, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, और हस्बैंड और वाइफ जो उनसा है ये दे सकते हैं। कौन से अंग दे सकते हैं? आप लिवर दे सकते हैं। लिवर की एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत क्वालिटी ये है कि अगर आप उसका एक पोर्शन दीजिए तो वो दोनों डोनर और रेसिपिएंट दोनों में वो ओरिजिनल साइज़ में हो जाता है। किडनी हम दे सकते हैं क्योंकि दो हैं हमारे, एक से हमारा काम चल सकता है। दूसरा हम बात करते हैं डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन की। डिसीज मतलब मरण उपरांत। अब कौन सा मरण उपरांत? ये एक ऐसी स्टेट, ऐसी कंडीशन है जिसमें आप अपने अंदर के अंग दे सकते हैं। उस स्टेट को हम बोलते हैं ब्रेन डेथ, यानी कि मस्तिष्क की मृत्यु। और नॉर्मली जो उनसी ये मृत्यु होती है नॉर्मली 3 कारणों से, मेजर कारण जो 3 हैं, जैसे कि सिर पे बहुत ज़ोर की चोट लगना, सिर की बहुत बड़ी नाड़ी है अंदर उसका फट जाना, और या अगर आपके ब्रेन में बहुत बड़ा ट्यूमर है। तो इस स्थिति में क्या होता है, मनुष्य जो सा होता है, जो मृत व्यक्ति होता है, वो एक अस्पताल में होता है, वो वेंटिलेटर पे होता है और वेंटिलेटर की सहायता से उसका दिल चल रहा होता है। तो अगर दिल चल रहा होता है तो अंदर के अंग भी काम कर रहे होते हैं। तो ये स्थिति में जो सा है अंदर के हम अंग दे सकते हैं, जिसमें कि लिवर है, किडनीज है, हार्ट है, पैनक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टीन है। ये सारे अंग जो सा है हम इस स्थिति में दे सकते हैं। और इस स्थिति में जो सा है, इस सिचुएशन में इसमें कोई वो नहीं है कि कौन दे सकता है, किसको दे सकता है। सिर्फ अगर 18 साल से ऊपर है, ये उसकी अनुमति जो सी होती है वो कानून की लैंग्वेज के हिसाब से पर्सन जो कि लीगली उस बॉडी का अथॉरिटी है जिसके पास, वो हाँ कर सकता है। उसमें अगर हस्बैंड है तो वाइफ, और वाइफ है तो हस्बैंड, बच्चे 18 साल से ऊपर और माँ बाप इस चीज़ की अनुमति दे सकते हैं कि हाँ हम इनके अंगदान करना चाहते हैं। सो ये 2 टाइप के जो सी हैं डोनेशन होती हैं। और अगर आप जिंदा रहकर अगर आप साइन अप या प्लेज करना चाहते हैं कि भाई आप मरण उपरांत जो सा है ये करना मांगते हैं, तो उस चीज़ में जो है आप साइन अप कर सकते हैं। उसके साथ आपका एक ऑर्गन डोनर कार्ड होता है, आप उसको भर सकते हैं। आप उसकी हार्ड कॉपी ले सकते हैं। आजकल डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, उसमें कर सकते हैं। बहुत सारे एनजीओज़ हैं इसमें काम कर रहे हैं। नोटो की वेबसाइट पे जाके प्लेज कर सकते हैं और उसमें आप अपना यू कैन बी अ प्राउड ऑर्गन डोनर। बिल्कुल। डॉक्टर विशाल चड्ढा, अब बात आती है कि तमाम ऐसे लोग हैं जो ये कार्यक्रम भी देख रहे होंगे, कौन कौन से अंग हैं जिनको दान किया जा सकता है? क्योंकि आंखों के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं, लिवर के बारे में अभी हमें डॉक्टर साहब ने बताया, कौन कौन से अंग हैं जिनको दान किया जा सकता है? देखिए, अंगों में जैसे 2 आपके फेफड़े हैं, ये ब्रेन डेड केसेस के अंदर डोनेट हो सकते हैं। हार्ट डोनेट हो सकता है, लीवर, 2 किडनीज, तो लगभग 2 किडनीज, 2 लंग्स और लीवर और हार्ट, जैसे 6 अंग तो ये हमारे सीधे किसी में प्रत्यारोपित हो सकते हैं। और 2 आँखें हैं और इनको भी हम प्रत्यारोपण में इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद छोटे छोटे टिश्यूज़ हैं, तो ये लगभग 54 टिश्यूज़ होते हैं जो जीवन के अंदर किसी के अंदर एक क्वालिटी चेंज ला सकते हैं। तो इनको ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। स्प्लीन भी हो गया, ऐसे ही पैंक्रियाज हो गई,
ये छोटे छोटे टिश्यूज़ हैं जो वर्कआउट करके ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ होते हैं। बिल्कुल। और क्या ऐसा है कि एक व्यक्ति, जैसे आप लोग बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है और उसने अपनी इच्छा जाहिर की है कि वो अंगदान करना चाहे, तो कोई ऐसा नियम कानून है कि उसके कितने अंगदान किए जा सकते हैं, या जो भी इस्तेमाल हो सकता है वो सारे अंग डोनेट किए जा सकते हैं? डॉक्टर्स की टीम होती है जो इसको असेस करती है एक बार कंसेंट फैमिली का आने के बाद कि ये दान होने हैं, तो उसकी जो क्वालिटी ऑफ ऑर्गन्स होता है उसको असेस करने के बाद और हम उसको रिट्रीवल कर लेते हैं, उसको हार्वेस्ट कर देते हैं, और हार्वेस्ट करके फिर हमारी जो रजिस्ट्री नोटों के हिसाब से मेंटेन्ड है उसको एलोकेशन करते हैं, और वो सारे अंग जो इस्तेमाल में आ सकते हैं, वो टिश्यूज़ जो इस्तेमाल में आ सकते हैं, वो सब रिमूव किए जाते हैं और वो सबको प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है। डॉक्टर बसंती, आप जो तमाम आंकड़ा अभी बता रही थी, और हम जाहिर तौर पर इस मामले में तुलना हम बाकी देशों से करते हैं, वो भले ही वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात करें या एशियन कंट्रीज़ की बात करें, उनके मुकाबले भारत में स्थिति अंगदान को लेकर अच्छी नहीं है। इसके पीछे आपको बड़े कारण क्या लगते हैं, क्यों ऐसा है? इसका मेन कारण ये है, हम अगर अपने देश के अंदर ही देखें, जहाँ एजुकेशन थोड़ा ज़्यादा है वहाँ अंगदान करने में लोगों की झिझक कम होती है। जैसे हम देखेंगे कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, साउथ के जो स्टेट्स सदर्न स्टेट्स में अंगदान ज़्यादा है। नॉर्दर्न स्टेट्स में अभी थोड़ा धीरे धीरे पकड़ रहा है, पर उचित मात्रा में नहीं है। मेन चीज़ ये है, जहाँ भी हो दुनिया में किसी भी जगह हो, दान देने के लिए ज़्यादातर महिलाएं देती हैं। अच्छा। और ट्रांसप्लांट लेने वाले ज़्यादातर आदमी लोग होते हैं। ये केवल हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में ये आम है। हम देखेंगे तो ये उचित है, ये प्रश्न भी उठा जा सकता है। रिसर्च के अनुसार आदमी को देने से लॉन्ग टर्म रिजल्ट सबसे अच्छा होता है, क्योंकि औरत का किडनीज खास करके उसका नेफ्रॉन डोजिंग बोलते हैं, मतलब जितना नेफ्रॉन्स उस किडनी में होता है वो उसका मात्रा कम है, क्योंकि महिलाओं की बनावट भी छोटी है आदमी के हिसाब से। उस तरह उनका जो अंग जो होता है उसमें भी जो चीज़ होती है उसकी नंबर्स कम होती है। सो द नेफ्रॉन डोजिंग इज़ लेस, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म आउटकम्स भी फीमेल टू मेल जब होता है तो इट इज़ लेस एज कंपेयर टू अ डोनेशन बाय अ मेल टू अ मेल रेसिपिएंट। एंड जेंडर डिस्पैरिटी ना केवल अडल्ट में है, बच्चों को भी छोड़ा नहीं है। अगर दो बच्चे हैं, एक लड़की है एक लड़का है, हमारे प्रधानमंत्री ने तो ये बोला है कि लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ। ये सबसे प्रथम है, क्योंकि ये होने से हर फील्ड में इसका प्रभाव पड़ सकता है। लड़कियां पढ़ने से जो माँ बनती है वो भी पढ़ी लिखी हो तो इलाज भी सही हो सकता है, सही वक्त पर पकड़ा जा सकता है। क्योंकि अगर खास करके गरीब लोग हैं, आदमी दूर दूर जाके अगर काम करता है, माँ जो होती है घर में, जिसको बच्चों के बारे में सब कुछ मालूम है, वो अगर जल्दी पकड़ सकती है अगर बच्चे को कोई दिक्कत है, तो इससे बच्चे को बहुत फ़ायदामंद हो सकता है। एंड डोनेशंस के लिए भी ना केवल अडल्ट्स डोनेट कर सकते हैं। एज फार एज डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट्स आर कंसर्न्ड, अगर किसी वजह से कोई बच्चा की मृत्यु हो जाती है, अगर एक्सीडेंट से हो या छत से गिर जाते हैं, हेड इंजरी हो जाती है, ब्रेन डेथ स्थिति में पहुंच जाते हैं, ऐसे बच्चे भी जिनकी मृत्यु होती है वो दान कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि एक बच्चे के लिए बच्चे का अंग मिले तो वो सबसे बढ़िया रहेगा। तो हमारे नोटों के गाइडलाइंस के हिसाब से भी जब बच्चा डोनर है तो प्रायोरिटी मिलता है जो रेसिपिएंट बच्चा है। ठीक। तो दैट विल मेक अ वेरी बिग डिफरेंस, क्योंकि हम 2019 का डाटा देखेंगे तो लिविंग डोनर्स में मेल्स केवल 3,800 के करीब थे, जबकि महिलाएं
6,700 के थे, मोर देन डबल। डिजीज डोनर ट्रांसप्लांट्स में आदमी ज़्यादा थे क्योंकि वो ज़्यादा वाहन चलाते हैं, ज़्यादा रोड में रहते हैं, एक्सीडेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें मेल्स ज़्यादा है। पर दोनों कैटेगरी में रेसिपिएंट्स मेल्स ही ज़्यादा है। जैसे कि लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट्स में रेसिपिएंट्स मेल 7,700 थे और फीमेल्स केवल 2,800। ठीक है। और डिजीज्ड में भी 1,400 के करीब रेसिपिएंट्स थे मेल्स और 590 के करीब थे फीमेल्स। तो ये डिस्पैरिटी जो है बिटवीन जेंडर, दिस शुड चेंज, क्योंकि महिलाओं को जब एंड स्टेज रीनल डिजीज़ होती है वो जल्दी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है और अगर ना करें तो उनकी मृत्यु होती है। उनका टाइम बिटवीन डायलिसिस इनिशिएशन एंड ट्रांसप्लांट बहुत कम है, पर उनको एक्सेस टू ट्रांसप्लांट उतना ज़्यादा नहीं है जितना आदमी को है। ये ना केवल भारत में है, ये दुनिया में कई जगह में है। तो इसके लिए अब कई जगह कोशिश की जा रही है, रिसर्च की जा रही है कैसे इसको इम्प्रूव करें। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है लिवर ट्रांसप्लांट में, देयर इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मेल्ट स्कोरिंग। ये शुरू हुआ 2002 में। इसमें सीरम क्रिएटिनिन को ली जाती है एज वन ऑफ द फैक्टर्स। फीमेल्स में क्या है, सीरम क्रिएटिनिन लेने की वजह से उनको डिसएडवांटेज होता है क्योंकि उनका सीरम क्रिएटिनिन इतना पहले कम नहीं दिखता है। आदमी का ज़्यादातर सीरम क्रिएटिनिन कम लगता है, उनका इसलिए स्कोर ज़्यादा रहता है और उनको ट्रांसप्लांट जल्दी मिलता है। अगेन यही प्रॉब्लम है। महिलाएं अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हमारे देश में कितना है उसका अनुमान करना ज़रा मुश्किल है क्योंकि डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बाहर के देशों में अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो विमेन में होती है, पर्टिकुलरली पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में, वो एक्यूट लिवर फेलियर में जल्दी पहुंचता है लेडीज़ में। और एक्यूट लिवर फेलियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेशंस फॉर एन लिवर ट्रांसप्लांट। तो वो महिलाओं को नहीं मिल पाती, एक्सेस टू ट्रांसप्लांट नहीं हो पाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट आंकड़े और बातें आपने बताई हैं डॉक्टर बसंती। डॉक्टर मुनीत कुमार शाही, जब ब्रेन डेड लोगों की बात की जा रही है, वहाँ पर भी देखा जा रहा है स्थिति अंगदान को लेकर अच्छी नहीं है, जबकि ब्रेन डेड घोषित किया जा चुका है। तो जाहिर तौर पर इसके पीछे कुछ मिथ्स होंगे जो लोगों के मन में हैं, कुछ भ्रांतियां हैं, इस वजह से वो लोग अंगदान के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, उनके परिवार वाले भी। तो क्या ऐसी बड़ी भ्रांतियां हैं जो आपको लगता है कि लोगों के मन में है जिस वजह से अंगदान नहीं करते? एक्चुअली पर्सनली अगर आप मेरे से पूछो, मैंने काफ़ी साल एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया हुआ है और मेरा काम ही यही था कि मैं ग्रीफ काउंसलिंग करती थी फैमिलीज़ की, जिनके जो उनसे फैमिली में किसी की अगर ब्रेन डेथ हो जाए। तो जब मैं उन लोगों से बात करती थी उन 6 सालों में, तो मुझे सबसे पहले ये दिखाई देता होता था कि उनको मालूम ही नहीं है इस प्रोसेस के बारे में। उनको मालूम ही नहीं है कि डॉक्टर्स बोल क्या रहे हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल आदमी से पूछिए तो वो उसको क्या मालूम है कि ब्रेन डेथ क्या है, मस्तिष्क मृत्यु क्या है। उसे आप पूछिए कि डेथ क्या है, हाँ डेथ होती है, दिल बंद हो जाता है, नब्ज़ नहीं चलती है और आदमी ख़त्म हो जाता है। लेकिन ब्रेन डेथ का बताना कि भाई मस्तिष्क मृत्यु है जिसमें कि दिल जो सा वेंटिलेटर से चल रहा है, अगर वेंटिलेटर से निकाल देंगे तो दिल भी कुछ टाइम के बाद बंद हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उनको मालूम नहीं है। और इनको समझाना उस वक़्त कि डेथ क्या है, उसको एक्सेप्ट करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये उस वक़्त एक काउंसलर का काम है। और एक बार अगर उनको समझ में आती है, कुछ थोड़ा सा टाइम दीजिए उनको एक्सेप्ट करने के लिए डेथ का, तो 1 और 2 दिन के बीच बीच में वो ज़रूर वापस आते हैं और ज़रूर पूछते हैं कि मैडम आप क्या बात कर रहे थे, आप दूसरी बात करना मांगते हैं, वो अंगदान की क्या बात थी। उस वक़्त जब वो अपनी जो नॉर्मल मिथ्स हैं, जो नॉर्मल उनकी क्वेरीज़ हैं, अगर आप उनको आंसर करिए कि ये प्रोसेस है, ये कितना टाइम लेगा, जो अंग हैं वो किसको मिलेंगे, और अगर हमें बॉडी है 24 घंटे में मिल जाएगी, तो ये कॉमन सी बातें हैं जो कि अगर एक मनुष्य को समझाई जाएं, उनको समझ में आती हैं और लोग हाँ भी बोलते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस लेवल पे, हॉस्पिटल के लेवल पे, फैमिलीज़ को इस प्रोसेस के बारे में मालूम नहीं होता है, बिकॉज उस वक़्त ब्रेन डेथ को एक्सेप्ट करना फैमिलीज़ के लिए बहुत मुश्किल है। कि एक तरफ पे
आपका आप अपने चाहने वाले को देख रहे हो कि उसका दिल चल रहा है, उसकी सांस चल रही है, और दूसरी तरफ से डॉक्टर बोल रहा है कि वो अब नहीं है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करना और समझना वो बहुत ज़रूरी है। और वो जो चीज़ है वो हम पब्लिक अवेयरनेस, बिल्कुल। कि जैसे हम इस वक्त इस मंच पे बात कर रहे हैं, अंगदान की बात कर रहे हैं, आप लोग समझ रहे हो, आप पूरी अपनी इंटेलिजेंस से समझ रहे हो कि ब्रेन डेथ क्या है, नॉर्मल डेथ के बाद जो सा अंग नहीं दिए जा सकते, सिर्फ टिश्यूज़ दिए जा सकते हैं। ये जब समझ में आती है तो फैमिलीज़ खुद आगे बढ़कर पूछती हैं कि हम ये करना मांगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। ये दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। बिल्कुल। इसका मतलब हम समझें डॉक्टर विशाल चड्ढा की जागरूकता की कमी, अवेयरनेस की कमी एक बहुत बड़ा कारण है जिस वजह से भारत में अंगदान उस तरह से नहीं है। अवेयरनेस के लेवल पर क्या कुछ और किए जाने की ज़रूरत है, कैसे बढ़े अवेयरनेस? देखिए, एक राष्ट्रव्यापी चेतना अभियान धीरे धीरे इस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा है। हम छोटे छोटे मोहल्लों में, छोटे छोटे पार्क्स में, छोटे छोटे सेंसिटाइजेशन सेशंस करते हैं। ऑफिसेज में हमें बुलाया जाता है, उसके बारे में जागृति होती है। एक एचआर एक्टिविटी के अंदर हमें बुलाया जाता है, स्कूलों में, कॉलेजेस में, और मीडिया के अंदर भी। इस तरह के जब ये ग्रीन कॉरिडोर्स बनते हैं, इसको बहुत अच्छे से लेके आना, समाज के बीच में चेतना का काम करते हैं। लोग पूछना चाहते हैं कि ये ग्रीन कॉरिडोर क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि सारा ट्रैफिक रुक गया, ये कोई जीवन आगे जा रहा है, ये जीवन आगे किसी और के अंदर प्रत्यारोपित होगा, किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगा। तो हम सबका एक सामूहिक और सम्मिलित प्रयास इसको जन चेतना अभियान को आगे ले जाएगा और भारत को स्वस्थ सबल करेगा। इसके लिए हम सभी को प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। लगभग अभी चेतना शहरों के क्षेत्र में है, जैसे डॉक्टर मुनीत ने कहा कि चेतना है लेकिन कम है। लेकिन जिनको ये चेतना होती है वो तो तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि ये अगर हम इसका डिसीजन नहीं लेंगे तो ये अंत में ये अंग भी कुछ समय के बाद मृत हो जाएंगे और प्रत्यारोपित नहीं हो पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि हमारे पास भी बहुत से लोग आते हैं, हमें बताया नहीं किसी ने, पूछा नहीं किसी ने। तो अब हमने एक चेतना के अभियान के अंदर हमने ऐसा भी कहा है कि जब कोई मृत्यु की सूचना आती है तो कृपया करके ज़रूर पूछिए, क्या इनका नेत्रदान करा सकते हैं, क्या इसकी व्यवस्था करें क्या। अगर किसी को पता लगता है कि हॉस्पिटल में है और ब्रेन डेड हो गए, तो उस समय पे हॉस्पिटल के आईसीयू के बाहर या जहाँ पे इमरजेंसी सेंटर है उसके बाहर कुछ अच्छे बोर्ड्स, कुछ जीवन को आगे चलाने वाली इंफॉर्मेशन वहाँ पे उस लोकल डायलेक्ट के अंदर लिखा हो, कुछ फोटोज़ के अंदर लिखा हो, और वो सब जगह हॉस्पिटल्स में फैला हो, ऐसे हाईवेज़ के ऊपर चीज़ें हों, तो धीरे धीरे लोगों में जन जागृति और अच्छे से फैलेगी और लोग इस कार्य में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये जितनी भी चेतना का कार्य है, हमारे डॉक्टर्स तैयार हो जाएंगे, लेकिन अगर अंग ही नहीं होंगे तो वो प्रत्यारोपित किसे करेंगे। और जब वो लगातार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो कितने दक्ष और कितने सक्षम रहेंगे कुछ समय के बाद, ये भी समझना है। या दुनिया भर में जितनी टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रही है, रोबोटिक्स आ रहे हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए अंगों का प्रत्यारोपण होने के लिए उस अंगों का उपलब्धता कराना हम सबकी सामूहिक संस्कार के रूप में जाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर वासंती, जब हम अंगदान को लेकर बात कर रहे हैं तो एक पहलू ये भी है कि क्योंकि डिमांड और सप्लाई में इतना बड़ा अंतर है तो इलीगल अंगदान भी होता है, गैर कानूनी। ये कितना सीरियस मुद्दा है, इसे रोकने के लिए क्या हो रहा है? क्योंकि कई एक्ट है जो हमने देखा 1994, उसके बाद हमने देखा 2011 में, साथ ही 2014 में भी हमने देखा है। क्या कुछ हो रहा है और ये कितना बड़ा चैलेंज है? जहाँ भी कुछ अच्छा काम करने जाओ 100% केवल वो ही हो रहा है, ये हम है ना पूरा आश्वासन के साथ कहें, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि हम भी पढ़ते हैं कई बार अखबारों में कि कानपुर का और कई जगह का कुछ ना कुछ कांड। इसमें यही है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, जागरूकता जब आए। क्योंकि अगर एक बार किडनी बेच के कुछ 2 लाख या कुछ ले लिया पैसा, उससे कोई भी अपना पर्सनल जो प्रॉब्लम्स है उससे उठ के नहीं आता। इसके बारे में भी रिसर्च किया हुआ है, जिसके प्रति हमें पता चलता है कि किसी के भी जीवन ऐसे कमर्शियल डोनेशन करके अच्छा हुआ नहीं है। तो हमें ये जागरूकता ज़रूर लोगों के बीच में लाना चाहिए कि बेचना अंग को सही बात नहीं है।
और उनका जीवन अच्छा होने की बजाय और ख़राब हो सकती है। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ किसी का भला कर सकते हैं और अपने हेल्थ अच्छा हो, तब आप अच्छा डोनर बनने की स्थिति में होते हैं। और इसके लिए क्रोएशिया जैसे देश में मीडिया हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी बिग रोल। उनके कंट्री इतना आगे बढ़ा अंगदान में उनके मीडिया की वजह से, क्योंकि वहाँ पे मीडिया हर तरफ से मदद करती है। कुछ भी अच्छा होता है उसके बारे में वो लाते हैं तुरंत लोगों के बीच, और कुछ ख़राब होता है तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये भी सामने आता है। और हमारे यहाँ अगर कोई कभी कभार उठता है कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, पर उसका आखिरी में क्या हुआ इसका किसी को पता नहीं चलता। जर्नलिज्म शुड बी अ ट्रूली साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वेयर दे जस्ट डोंट रेस पैशंस, बट वो आखिरी में उसका रिजल्ट क्या है, वो सच है या नहीं है। लोगों को जब सच पता चलेगा तब विश्वास भी बढ़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। ठीक है। एंड ठीक है। और जैसा आप कह रहे हैं अवेयरनेस की बात, एक आंकड़ा ये भी कहता है कि इतने रोड एक्सीडेंट्स इंडिया में होते हैं, अगर उसमें से 5% लोग भी अंगदान करें तो शायद सबकी ज़रूरतें पूरी हो जाएं। ये अवेयरनेस के बाद ही ये हो सकता है कि अगर लोग WHO के हिसाब से करीब 1.5 लाख एक्सीडेंट्स होता है भारत में, तो उसके 5% भी होए तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितना अच्छा हो सकता है। मतलब हमारा डिमांड सप्लाई गैप तो काफ़ी कम हो जाएगा। ठीक है। यानी इसको लेकर अगर जागरूकता हो तो जाहिर तौर पर भारत में इसे लेकर स्थिति अच्छी हो सकती है, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि हर व्यक्ति को इसके लिए अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। कार्यक्रम का समय यहीं पूरा हो गया है। डॉक्टर विशाल चड्ढा आपका, डॉक्टर पुनीत कौर शाही आपका और डॉक्टर वसंती रमेश, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। हमने देखा कि भारत अभी भी अन्य देशों की तुलना में अंगदान में काफ़ी पीछे है। भारत वो देश है जहां महर्षि दधीची जैसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने कबूतर के प्राणों और असुरों से जन सामान्य की रक्षा के लिए अपना देहदान कर दिया। लेकिन समय के साथ भारत में अंगदान की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गई। निश्चित तौर पर अंगदान करके किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में नई उम्मीदों का सवेरा लाया जा सकता है। फिर भी अंगदान के बारे में बढ़ती जागरूकता, संसाधनों की उपलब्धता, बुनियादी ढांचे और चिकित्सा विशेषज्ञता भारत को अंगदान के एक नए चरण में ले जा सकते हैं, ये हमें समझना होगा। अंगदान की कमी तभी दूर हो सकती है जब हर एक व्यक्ति अंगदान को लेकर जागरूक बने और अपने हिस्से की जिम्मेदारी को बखूबी निभाए, क्योंकि अंगदान है महादान। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।